देखो इधर देखो, अब पढ़ रहा है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। ठीक है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं हेरिडेटरी स्क्लेरोसाइटोसिस के लिए, ठीक, और दूसरा हेमोरेटिक एनीमिया के लिए, तीसरा थैलेसीमिया और चौथा सिकल सेल एनीमिया। ठीक, सिकल सेल एनीमिया सबको पता है क्या होता है, और थैलेसीमिया सबको पता है। सिकल सेल में आरबीसी सिकल सेल का हो जाता है, और थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। और सेकंड नंबर हेमोरेटिक एनीमिया में किसी ऑटोइम्यून डिजीज के कारण आरबीसी डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक है, ये सबको पता है। अब हेरिडेटरी स्क्लेरोसाइटोसिस क्या होता है ये पहले बताते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं डिटेक्ट करने के लिए हेरिडेटरी स्क्लेरोसाइटोसिस से। ठीक, ये देखो, ये एक आरबीसी है, ठीक, आरबीसी, और आरबीसी का ये मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसलिए इसको मैं मोटा बना दिया। ठीक, इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन को बोलते हैं बैंड 3 प्रोटीन, ठीक, जो इंटीग्रेटेड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, धंसा हुआ है। और उस प्रोटीन से जस्ट नीचे एक और प्रोटीन अटैच्ड है, इस प्रोटीन को बोलते हैं बैंड 4.2 प्रोटीन। ठीक है, और इस बैंड 4.2 प्रोटीन से एक और नीचे प्रोटीन अटैच्ड है, इस प्रोटीन को बोलते हैं एनकाइडिन। एनकाइडिन, और एनकाइडिन प्रोटीन एक और प्रोटीन को अटैच किया हुआ है अपने साथ, इस प्रोटीन को बोलते हैं स्पेक्ट्रिन। तो इसके 2 चैन हैं, ठीक, इसको एक को बोलते हैं अल्फा स्पेक्ट्रिन और दूसरा बीटा स्पेक्ट्रिन। ठीक, और इसके जस्ट बगल में एक और प्रोटीन है जो एम्बेड है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उस प्रोटीन को बोलते हैं ग्लाइकोफोरिन। इस ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन के साथ जो दूसरा प्रोटीन अटैच्ड है, इस प्रोटीन को बोले बैंड 4.1 प्रोटीन। ठीक, और उस बैंड 4.1 प्रोटीन से एक प्रोटीन अटैच है, इसको बोलते हैं एक्टिन। एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, अब देखो रिस्पॉन्सिबल क्या है। इस बैंड 3 प्रोटीन को बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं EPB42। ठीक है, इसमें थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो सकता है। और जो ये एनकाइडिन प्रोटीन है, इस प्रोटीन को जो बनाता है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, वो है ENK1 प्रोटीन। एक ENK1 जीन ये रिस्पॉन्सिबल है एनकाइडिन प्रोटीन बनाने के लिए। और तीसरा ये जो हेलिकल शेप में प्रोटीन है, ठीक, इस प्रोटीन को जो रिस्पॉन्सिबल है जीन, उसको बोलते हैं ECL4 अल्फा 1 जीन। ये जीन रिस्पॉन्सिबल है ये स्पेक्ट्रिन प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक, अब देखो स्क्लेरोसाइटोसिस क्या होता है। स्क्लेरोसाइटोसिस के अंदर इस बाइकॉन्केव जो आरबीसी है, ये आरबीसी स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्फेरोसाइटोसिस। ऐसे स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्फेरोसाइटोसिस। अब ये होता कैसे है, इसका नाम ही है हेरिडेटरी स्क्लेरोसाइटोसिस। हेरिडेटरी मतलब जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से ये आरबीसी इस शेप में चेंज हो जाता है। ठीक, और वो क्या डिफेक्ट है जिसके वजह से ये होता है, तो 50% जो हेरिडेटरी स्क्लेरोसाइटोसिस होता है वो होता है इस प्रोटीन के डिफेक्ट होने से। एनकाइडिन प्रोटीन के डिफेक्ट होने से जो 50% नॉर्मल आरबीसी स्क्लेरोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो 50% जो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, वो है एनकाइडिन प्रोटीन। ठीक है, और क्यों, और एनकाइडिन प्रोटीन को एक्सप्रेस करता है ENK1 जीन। यानी कि ये जीन तुम्हारे अंदर जो तुम्हारे पेरेंट से आया हुआ है, ये म्यूटेट है। म्यूटेट है तभी तो ये ENK1 जीन एनकाइडिन प्रोटीन को नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से इस प्रोटीन को एंकर नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह से तुम्हारा जो साइटोस्केलेटन है आरबीसी का, वो प्रॉपर मेंटेन नहीं है। मेंटेन न होने की वजह से तुम्हारा आरबीसी स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट हो गया। 50% रिस्पॉन्सिबल है एनकाइडिन, 20% जो रिस्पॉन्सिबल है स्क्लेरोसाइट्स के लिए, वो है हमारा बैंड 3 प्रोटीन। ठीक है, और 10 to 20% आता है, 10 to 20% ये आता है ENK1 4.2 प्रोटीन, और ये 4.1 प्रोटीन। ये रिस्पॉन्सिबल है इसको नॉर्मल आरबीसी को स्फेरोसाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसी स्फेरोसाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी करते हैं। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के अंदर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के साथ उस आरबीसी को ट्रीट कराते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि कितने % तक आरबीसी हेमोलाइज्ड है। ठीक है, तो उसको कराने से पहले हम एक 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे।
ठीक है। उन तीनों टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक, उस सॉल्यूशन में जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 0.85% होगी। ठीक, और 0.85% होगी, और आरबीसी के अंदर जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो भी 0.85% होगी। ठीक है। तो याद इसमें क्या होगा कि आरबीसी के अंदर से कोई सोडियम कॉन्सेंट्रेशन बाहर नहीं आएगा और बाहर कोई अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, ये दोनों मेंटेन रखेंगे। ठीक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसमें 0.85 से सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इसमें 2% हम बढ़ा देते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, तो इसमें सोडियम कॉन्सेंट्रेशन हम 0.85 से हम 2% कर देंगे। और जब इसमें आरबीसी हम डालेंगे तो आरबीसी का जो कॉन्सेंट्रेशन है NaCl का वो 0.85 है और सॉल्यूशन का कितना है 2% है। ठीक है। तो इसमें आरबीसी के अंदर से जितने भी सोडियम कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बाहर जाएगा सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, क्योंकि हम ऑस्मोसिस करवा रहे हैं, तो ऑस्मोसिस कहता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाना। ठीक है। तो इसमें हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड 2% है और आरबीसी के अंदर 0.85% है। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएगा NaCl। तो जब जाएगा तो इस आरबीसी के अंदर जो सॉल्यूट्स होंगे NaCl वो सारे बाहर निकल गए। ठीक है। उस समय आरबीसी की शेप चेंज हो जाएगी, आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। ठीक है। तो कुछ ऐसे दिखेगा एकांथोसाइट सेल के जैसे। अदर हैंड में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या कहता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम कम कर दें, आरबीसी के कॉन्सेंट्रेशन से हम कम कर दें, और उसके बाद जब उसमें हम आरबीसी डालेंगे, ठीक है, तो आरबीसी के अंदर 85 है, ज्यादा है, और सैलाइन के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कम है। ठीक है। इसमें भी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो इसमें हमको एंड रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर आरबीसी के अंदर ज्यादा सोडियम जाने की, क्लोराइड जाने की वजह से आरबीसी स्वेल कर जाएगा। ठीक है। और स्वेल करने के बाद वो आरबीसी हिमोलाइज हो जाएगा। ठीक है। ये ट्रीट है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के साथ ऐसे होगा, आइसोटोनिक के साथ एज इट इज नॉर्मल सेल रहेगा, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के साथ आरबीसी हिमोलाइज होगा। ठीक है। अब देखो रीजन क्या है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी करने का। सबसे पहले जो डिटेक्ट करते हैं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी में हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस और दूसरा हिमोलिटिक एनीमिया के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, हेरिडेटरी के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से ट्रीट कराएंगे जब आरबीसी को, तो आरबीसी का जो सेल है वो लेस रेसिस्टेंट है देन नॉर्मल आरबीसी। जो ये सेल है ये लेस रेसिस्टेंट है। जैसे मान लो स्पेरोसाइट जो सेल है या हेमोलिटिक एनीमिया का जो सेल है आरबीसी है, वो लेस रेसिस्टेंट है देन नॉर्मल आरबीसी से। ठीक है। यानी कि एक नॉर्मल आरबीसी है, ठीक, और ये स्पेरोसाइट्स आरबीसी है, इसके अंदर लेस रेसिस्टेंट है, यानी कि इसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इजीली चले जाएंगे, क्योंकि लेस रेसिस्टेंट यानी अपने आप को ये कम बचा पाता है। ठीक है। देन नॉर्मल आरबीसी से, ये नॉर्मल आरबीसी है। ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं जाएगा, इसके अंदर भी जाएगा लेकिन कम जाएगा। इसलिए मैं लिखा हूं लेस रेसिस्टेंट देन नॉर्मल आरबीसी, यानी कि नॉर्मल आरबीसी भी ब्रेक डाउन होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, लेकिन लेस अमाउंट में। अगर वही स्फेरोसाइट जो आरबीसी होंगे या सिकल साइट, वो ज्यादा होंगे। ठीक है। क्यों ज्यादा होंगे, क्योंकि इसके अंदर के जो भी एंकर्ड प्रोटीन है वो सारे प्रोटीन डैमेज हो चुके हैं। ठीक है। तो इसकी परमिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर इजीली इंटर हो जाते हैं। ठीक। अदर हैंड दूसरे कंडीशन में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के कंडीशन में क्या होगा, इसमें देखो अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के साथ अगर थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट कराएंगे, तो वो क्या कहता है कि इस टाइप के सेल हैं जो आरबीसी सेल होंगे वो मोर रेसिस्टेंट देन नॉर्मल आरबीसी। ठीक है। यानी कि ये थैलेसीमिक सेल है और फिर से ये एक नॉर्मल सेल है। ठीक। तो इसमें क्या होगा, ये ज्यादा रेसिस्टेंट होगा, यानी कि इसके अंदर इंटर हो ही नहीं पाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। लेकिन अदर हैंड
नॉर्मल आरबीसी के अंदर होगा। ठीक है, इसलिए कहता है नोट में कि द थैलेसीमिया सिकल सेल आर मोर रेसिस्टेंट देन नॉर्मल आरबीसी। ठीक है ना, इतना क्लियर है? ठीक, अब हम चलते हैं कि ऑस्मोटिक फ्रेटिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं, क्या मेथड से और कैसे करते हैं। करने से पहले हम सबसे पहले 10 टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये 10 टेस्ट ट्यूब हमने बना लिया है। ठीक, अब पहले टेस्ट ट्यूब में हम क्या डालेंगे, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद एक सॉल्यूशन बनाएंगे। उस सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे, 1% NaCl, 1% NaCl एक सॉल्यूशन बनाएंगे। उस सॉल्यूशन में 1% NaCl रहेगा। ठीक है, 1% NaCl, और उस 1% NaCl को ये 10 टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, सारे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। लेकिन कितना कितना डालेंगे, देखो पहले वाले जो टेस्ट ट्यूब में डालेंगे उसमें 0 ml डालेंगे, नॉर्मल सलाइन, सॉरी सोडियम क्लोराइड 0 ml डालेंगे। दूसरे जो टेस्ट ट्यूब है उसमें डालेंगे 0.5 ml, ये सारा ml में है बच्चे, ठीक है ना, सारा ml में है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में 0.45 ml डालेंगे 1% सोडियम क्लोराइड। तीसरे वाले में डालेंगे 1 ml, चौथे वाले में डालेंगे 1.5, पांचवें वाले में 2, छठे वाले में 2.5, 6 नंबर पे 2.5 और 7 नंबर पे 3 ml, 8 नंबर पे 3.5, 9 नंबर पे 4 और 10 नंबर पे 5। ठीक, फिर उसके बाद ये डालने के बाद उसी टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर डालेंगे। डिस्टिल वाटर पहले टेस्ट ट्यूब में कितना डालेंगे, 5 ml, ये भी ml के अंदर ही डालेंगे। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में कितना डालेंगे, 4.5 ml। तीसरे टेस्ट ट्यूब में 4, चौथे में 3.5, उसके बाद 3, उसके बाद 2.5, उसके बाद 2, 1.5, 1 और लास्ट में 0। ठीक है, अब देखो इतना डालने के बाद एक टेस्ट ट्यूब में सब 10 टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट होंगे। 5 ml इसमें भी होगा, टोटल 5 ml इसमें भी होगा, 5 ml इसमें, सब में 5-5 ml है, कैलकुलेट करके देखो। ठीक है, सब में 5-5 ml। उसके बाद हम डालते हैं ब्लड डालेंगे। 10 टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे ब्लड। ठीक है, ब्लड कितना डालेंगे, 30 माइक्रोलीटर। 10 टेस्ट ट्यूब में हम 30 माइक्रोलीटर ब्लड डालेंगे। ठीक, ब्लड डालने के बाद इंक्यूबेट करेंगे हम 30 मिनट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे। 30 मिनट के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करेंगे इस 10 टेस्ट ट्यूब को। ठीक, अब देखो, अब हमको ये पता करना है, इंक्यूबेट करने के बाद अब हमको ये पता करना है कि ट्यूब नंबर 1 में एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ सैलाइन बफर्ड, उस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड की एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या है। इतना चीज डालने के बाद ये दोनों चीज, ठीक है, हम ये पता करेंगे कि उस टेस्ट ट्यूब, सारे टेस्ट ट्यूब में कितना % सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए एक फॉर्मूला है, जिसको ये फॉर्मूला है C1 × V1 = C2 × V2। C1 और V1 क्या है, बिफोर द डाइल्यूशन का वैल्यू है, डाइल्यूशन से पहले की वैल्यू है, और C2 और V2 जो है वो डाइल्यूशन के बाद की वैल्यू है। अब देखो कैसे, C1 क्या कह रहा है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, और बिफोर द डाइल्यूशन की, तो बिफोर द डाइल्यूशन ये है, पहले टेस्ट ट्यूब में भी पहला चीज डालेंगे ना, तो डाइल्यूट तो अभी किए नहीं। ठीक है, तो ये बिफोर द डाइल्यूशन का ये है, तो लेकिन इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है किसकी, सोडियम क्लोराइड की, तो 0.1%। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह 0.1 लिख दिए, सॉरी 1% है ना, तो 1 लिख दिए यहाँ। ठीक है, और इसकी इस वॉल्यूम क्या है, तो मान लो हमको इस वाले सेकंड टेस्ट ट्यूब की वॉल्यूम निकालनी है, इसकी वॉल्यूम निकालनी है दूसरे टेस्ट ट्यूब की। ठीक है, तो इस दूसरे टेस्ट ट्यूब की वॉल्यूम क्या है, 0.5 ml। अब यहाँ 0.5 ml लिख दिए। ठीक है, अब हमको C2 निकालना है, C2 यानी कि ये वाला, इसका परसेंट निकालना है इस टोटल में। ठीक है, तो C2 निकालना है तो हम C2 ऐसे लिख देंगे। अब देखेंगे V2 यानी कि इसका वॉल्यूम क्या है, दूसरे नंबर टेस्ट ट्यूब का, है ना, इसका निकालना है ना, तो इसके आगे इसका वॉल्यूम क्या है, तो मैं बोल रहा हूं आफ्टर द डाइल्यूशन बोले हैं, तो यानी कि इसका और इसका दोनों को जोड़ के डाइल्यूट हुआ ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 4.2 और 0.5 को, तो टोटल कितना होगा 5। अब यहाँ पे लिख दिए हम 5। ठीक है, तो अब C2, अब हमको C2 निकालना है, तो C2 बराबर जो फॉर्मूला होगा
ये चला जाएगा इधर 1 × 0.5 और अपान ये 5 है, ये अपान 5, तो जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 0.1%। यानी कि दूसरे नंबर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन है वो है 0.1%। ऐसे सब में निकालेंगे, सारे टेस्ट ट्यूब में से निकालेंगे। दूसरे टेस्ट ट्यूब में 0.2% होगा, तीसरे में 0.3, चौथे में 0.4, पांचवे में 0.5, छठे में 0.6, इसमें 0.7, इसमें 0.8, इसमें 1%। 1% क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर कोई डिस्टिल वाटर डाले ही नहीं, ठीक है। टोटल इसमें 1% सोडियम क्लोराइड डाल दिए हैं, तो 1% ये तो होगा। इसके वाले में क्या होगा? 0%, क्योंकि इस वाले पहले टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम क्लोराइड डाले ही नहीं, इसमें केवल डिस्टिल वाटर है, तो इसमें सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन जब डाले ही नहीं तो होगा ही नहीं, तो ये भी 0% होगा, ठीक है। अब देखो ये निकल गया हमारा सोडियम कॉन्सेंट्रेशन 10 टेस्ट ट्यूब में कितना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 मिनट इंक्यूबेट करने के बाद, जो इंक्यूबेट किए थे उसको इंक्यूबेट करने के बाद हम उस सारे टेस्ट ट्यूब का एब्जॉर्बेंस निकालेंगे। एब्जॉर्बेंस निकालेंगे फोटोमेट्री में कितने नैनोमीटर पे? 540 नैनोमीटर पे, ठीक है। ट्यूब नंबर 1 का ऑब्जर्वेशन निकालेंगे, एब्जॉर्बेंस, तो हमारा इतना ये रैंडम वैल्यू है, ठीक है, निकाले नहीं, ये रैंडम वैल्यू दिए हैं कि ट्यूब नंबर 1 का जो एब्जॉर्बेंस निकाले हैं फोटोमेट्री में 540 नैनोमीटर के, वो इतना वैल्यू आया है। सपोज ये हाइपोथेटिकल वैल्यू है ये सारा, और ट्यूब नंबर 2 के अंदर इतना वैल्यू आया है, ट्यूब नंबर 3 के अंदर इतना आया है, 4 और 5, 6 के अंदर इतना आया है। इसका मतलब ये, अब देखो इसका मतलब ये कि ट्यूब नंबर 4 का अब हम ये इतना एब्जॉर्बेंस आया है। अब हमको पता करना है कि ट्यूब नंबर 1 के अंदर एग्जैक्टली कितना % हिमोलिसिस हुआ है ब्लड का। अब ये पता करना है उस पेशेंट के अंदर, जो पेशेंट का हम ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी लगा रहे हैं, उसके 10 टेस्ट ट्यूब में, हर टेस्ट ट्यूब में कितना % आरबीसी ह्यूमलाइज्ड हुआ है। बात समझ रहे हो? कितना % टोटल आरबीसी ह्यूमलाइज्ड हुआ है, ठीक है। तो इस वाले में 100% ह्यूमलाइज्ड होगा, ठीक है, और इस वाले में भी 100% ह्यूमलाइज्ड होगा। लेकिन जो लास्ट वाला है इसमें ह्यूमलाइज्ड नहीं होगा, इसमें भी ह्यूमलाइज्ड नहीं होगा, माइनर हो सकता है लेकिन ना के बराबर होगा, ठीक है, और इसमें 100% ह्यूमलाइज्ड होगा। तो अब सपोज करो मान लो कि हमको 5 नंबर टेस्ट ट्यूब का, 5 नंबर इस टेस्ट ट्यूब का हमको निकालना है कि इस 5 नंबर टेस्ट ट्यूब में कितने % आरबीसी ह्यूमलाइज्ड हुए हैं। 5 नंबर टेस्ट ट्यूब के अंदर कितने % आरबीसी ह्यूमलाइज्ड हुए हैं 5 नंबर में। तो इसका एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ हिमोलिसिस, परसेंट ऑफ हिमोलिसिस बराबर रीडिंग ऑफ ट्यूब नंबर 5। ट्यूब नंबर 5 की रीडिंग कितनी है? ये है 0.14। रीडिंग ऑफ ट्यूब नंबर 5 इंटू 100 अपॉन बाई रीडिंग ऑफ ट्यूब नंबर 1। ट्यूब नंबर 1 की रीडिंग क्यों लेंगे सारे में? क्योंकि ये 100% एग्लूटिनेशन इसमें होगा, इसलिए सारे कैलकुलेशन में अपॉन रीडिंग ऑफ ट्यूब नंबर 1 लेंगे, ठीक। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो कैसे। 5, अब रीडिंग ऑफ ट्यूब नंबर 5, ट्यूब नंबर 5 की रीडिंग कितनी है? ट्यूब नंबर 5 की रीडिंग 0.141%। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है, अपॉन ट्यूब नंबर 1 की रीडिंग, ट्यूब नंबर 1 की रीडिंग इतनी है, ठीक है। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 22.31%। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस 5 नंबर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एग्जैक्ट आरबीसी ह्यूमलाइज किए हैं वो टोटल 22% आरबीसी ह्यूमलाइज किए हैं, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। इसी कैलकुलेशन से तुम सारे टेस्ट ट्यूब का परसेंटेज निकाल सकते हो, किस टेस्ट ट्यूब में कितना % आरबीसी ह्यूमलाइज्ड हुआ है, ठीक है। कोई डाउट नहीं?